हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2022 और हम बात करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज 3 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल रहेगा वो है बॉक्स्ड इन, पिटारे में। इसके बाद हम बात करेंगे चूज सेफ सरेंडर ओवर इन्फेंट अबैंडनमेंट, शिशु परित्याग पर सुरक्षित आत्मसमर्पण चुने। एंड इन द लास्ट आर्टिकल वी विल डिस्कस द यूके इज स्टारिंग इनटू एन इकोनॉमिक एबिस, ब्रिटेन आर्थिक रसातल की ओर देख रहा है। वन बाय वन तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। फिर से एक बात को क्लियर कर देता हूं, जो भी हिंदी अनुवाद है उसमें ज़्यादातर गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है बॉक्स्ड इन, पिटारे में। एज हाई प्राइसेस रिस्ट्रेन कंजम्पशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल मस्ट बी टॉप प्रियोरिटी। चूंकि ऊंची कीमतें खपत को रोकती हैं, इसलिए मुद्रास्फीति नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से भी आरबीआई द्वारा जो बैंक रेट है उसमें 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया गया है, और ये अपरिहार्य भी था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हम फिनेंशियल जो मार्केट है अगर उसकी बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल कंडीशन चल रही है, लगातार यूक्रेन रशिया विवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा जो डॉलर है उसकी लगातार एप्रिसिएशन होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरी ग्लोबल करेंसी है वो लगातार डिप्रिशिएट कर रही है। रुपए कोई अपवाद इसमें नहीं है। और ऐसे में आरबीआई के गवर्नर श्री शशिकांत दास साहब इस बात को कहते हैं कि जो ग्लोबल इकॉनमी में जो दुनिया भर की जो केंद्रीय बैंक जो एक एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी को अपना रही हैं, आक्रामक मौद्रिक नीति को अपना रही हैं, बेसिकली ये दुनिया पे एक तीसरा शॉक की तरीके से काम कर रहा है। जिस तरीके से पहले शॉक की बात करें तो अभी कोविड के शॉक से पूरी दुनिया अभी तक उबर नहीं पाई है। दूसरे शॉक के रूप में जो यूक्रेन और रशिया का विवाद आ रहा है, और तीसरे शॉक के रूप में दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक हैं वो एग्रेसिव पॉलिसी अपना रही हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर फेडरल बैंक अमेरिका की बिना नाम लिए बात कही जा रही है, क्योंकि जो डॉलर होता है, जब फेड बैंक अपने डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है जब वो बढ़ाता है, तो दुनिया भर से जो डॉलर इन्वेस्टेड होता है उसको दुनिया भर के बाज़ारों से खींचकर डॉलर वापस अमेरिकन बैंक में पहुंचने की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्याज उसको ज़्यादा मिलता है। और ऐसे में दुनिया भर की जो करेंसीज होती हैं डॉलर के अगेंस्ट, वो डिप्रिशिएट करने लग जाती हैं। अब आगे शशिकांत दास जी इस बात को भी कहते हैं कि जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, ऐसे में जो वैश्विक वृद्धि में सुस्ती हो रही है, साथ साथ में जो ग्लोबल अगर हम फूड प्राइसेस की बात करें, एनर्जी प्राइसेस की बात करें, ये लगातार बढ़ रहा है, मुद्रा में डिप्रिसिएशन चल रहा है। तो अब ये सब एक बहुत गंभीर चुनौती बनकर सभी के सामने उभर रहा है। रुपए की बात करते हैं तो इसी फिशल ईयर में अप्रैल से अभी तक 7% डॉलर के अगेंस्ट में इसके वैल्यू में डिप्रिसिएशन हो चुका है। आरबीआई के खुद के ही प्रोजेक्शन की अगर बात करते हैं तो जब ये खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं, तो इनका मानना है कि जनवरी मार्च क्वार्टर तक 6% से नीचे नहीं आ पाएगी। दूसरे शब्दों में 6% चूंकि एक मैनेजेबल रेट होता है आरबीआई के अनुसार, इससे नीचे नहीं आ पाएगी, अर्थात महंगाई की आंच आम आदमी को तपिश देती रहेगी। अब इसमें चूंकि कुछ और कारक भी जिम्मेदार हो जाते हैं, जिस तरीके से खरीफ इस बार खरीफ की फसल कम हो रही है, दलहन का उत्पादन कम होगा, जो धान है उसके उत्पादन में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके अलावा जो बरसात है कई जगहों पर, उसकी वजह से जो बरसात है अनइवन हो रहा है, जिससे कि जो वेजिटेबल है, सब्जियों के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो आम आदमी है इन सब की मार
स्पष्टतः उसको झेलनी पड़ेगी। और आरबीआई जब खुद का एक सर्वे करता है, हाउसहोल्ड सर्वे, तो वहाँ पर जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जब बात करता है तो उसके हिसाब से भी संकेत मिलता है कि जो मुद्रास्फीति है, महंगाई दर है, वो बढ़ने की तरफ ही जा रही है। ऐसे में कंजम्पशन को रिस्ट्रेन करने अथवा उपभोग को नियंत्रित करने के लिए मूल्य दबाव जारी रहेगा। अतः जब इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात आएगी तो उसको प्राथमिक तौर पर जब पॉलिसी मेकिंग में शुमार करना होगा, तब जाकर आम आदमी को राहत मिलने की तरफ बढ़ा जा सकेगा। अगले आर्टिकल की अब हम बात करते हैं, चूज सेफ सरेंडर ओवर इन्फेंट अबैंडनमेंट। शिशु परित्याग पर सुरक्षित आत्मसमर्पण चुने। A key reason for the abandonment of children is a lack of awareness across India about the law of surrender of unwanted children. बच्चों के परित्याग का एक प्रमुख कारण अवांछित बच्चों के आत्मसमर्पण के कानून के बारे में पूरे भारत में जागरूकता की कमी है। एनसीआरबी के डेटा की बात हो रही है, जहां पर लगभग 709 के आसपास जो क्रिमिनल केसेस हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। 2021 की अगर बात किया जा रहा है, 12 साल से कम उम्र के बच्चे जिनको परित्याग कर दिया जाता है। और चूंकि भारतीय कानून के हिसाब से अगर जो गार्जियन होते हैं अथवा किसी तरीके की परित्याग की जो सूचना होती है वो अथॉरिटी, पुलिस और जो दूसरे रिलेवेंट अथॉरिटी उनको 24 घंटे के भीतर अगर नहीं खुद से दी जाती है, तब उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। और आगे ये भी बात कही जा रही है, जब जुवेनाइल जो जस्टिस होता है, किशोर न्याय अधिनियम, उसके हिसाब से जो बाल कल्याण समिति होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, तो बच्चे को अगर जो भी पेरेंट, केयर टेकर अथवा जो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं और किसी भी कारणवश यदि वो उसमें असक्षम है और वो खुद से जाकर जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होता है वहां पर बच्चों को आत्मसमर्पण बच्चों का कर दे, तो किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं होगा, तो कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के पोर्टल की अगर बात की जाए तो भारत में 2991 देश के भीतर जो एडॉप्शन होता है बच्चों का वो हुआ है। इसके अलावा 414 जो दूसरे देश से भारत में आते हैं बच्चों को गोद लेने के लिए, ऐसे एडॉप्शन 2021-22 में हुए हैं। इसके अलावा 118वीं रिपोर्ट की बात कही जा रही है जो कि राज्यसभा में पेश की गई थी, रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड एडॉप्शन रूल्स की। इसके तहत 2430 बच्चों को लीगली, कानूनी तौर पर वैध, जिनको गोद लिया जा सके, उनकी संख्या बताई गई थी 2430। जबकि ऐसे अभिभावक जो गोद लेने के लिए बच्चों का इंतजार कर रहे हैं उनकी संख्या तकरीबन 27,000 के आसपास है। अर्थात बच्चे जो कानूनी तौर पर जिनको गोद लिया जा सकता है उनके अनुपात में जो ऐसे अभिभावक जो गोद लेना चाहते हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है। और ऐसे में जब बच्चों को परित्याग कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो बच्चे होते हैं उनके भी जो जीवन है उस पर भी संकट रहता है। सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्या भविष्य होगा, क्या नहीं होगा। अगर इसके एवज में बच्चों को प्रॉपर कोर्स में उनका सरेंडर किया जाए, रिलेवेंट जो चाइल्ड वेलफेयर कमीशन होता है उनके तहत में, तो उन बच्चों को ऐसे माता पिता तक पहुंचाया जा सकेगा जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं वैध तरीके से। एक विन विन सिचुएशन सभी के लिए हो सकती है, विशेष तौर पर जो बच्चे हैं उनके लिए। अब आगे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है उसमें कुछ प्रावधान की बात कही जा रही है कि जिस तरीके से उसमें एफआईआर नहीं होगी अगर कोई जो बायोलॉजिकल पेरेंट है बच्चों की इंक्वायरी करने आते हैं उनके अबैंडन्ड या सरेंडर चाइल्ड के उनके रिगार्डिंग। सीधा सा पर्पस है कि बिना किसी क्रिमिनल जो एक्शन होता है उसको इनिशिएट किए हुए जो अभिभावक होते हैं उनको पता लगाने के सभी प्रयास किए जा सकें। अब आगे ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से बच्चों को सरेंडर करने की एडवाइस दी जा रही है, क्योंकि छोड़ने से क्या हो सकता है, जो परित्यक्त
शिशु होंगे उनके जीवन पर खतरा हमेशा मंडराएगा, क्योंकि कई बार जो परित्याग जब किया जाता है मंदिरों, मस्जिदों, किसी भी जो विभिन्न धर्मों के जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर परित्याग कर दिया जाता है, मेलों में कर दिया जाता है, ट्रेन बसेस में कर दिया जाता है, पब्लिक स्पेसेस में, इवन झाड़ियों में कर दिया जाता है, नाव नाले कई जगह से बच्चे मिलते हैं। अब चूंकि जो ऐसे करने से बच्चे का जीवन संकट में हो जाता है, किंतु इसके बिल्कुल विपरीत जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है वो इस बात की गारंटी देता है कि बच्चे का ख्याल तब तक रखा जाएगा जब तक उसको सुटेबल कोई गार्जियन न मिल जाए जो बच्चे को गोद लेना चाहता है। इसके आगे आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का भी जो रिसेंट जजमेंट आता है जहां पर अबॉर्शन के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है, जहां पर अविवाहित जो महिला होती है उनको भी अबॉर्शन के रिगार्डिंग जो विवाहित महिला होती है उसके बराबर का दर्जा दे दिया जाता है। और बेसिकली कुछ जो डेफिनेशन में जो कुछ शब्दावलियों को भी हटा दिया जाता है, जहां पर पहले मैरिड वुमेन या विवाहित महिला थी उसकी जगह पे अब एनी वुमेन, किसी भी महिला को रिप्लेस कर दिया गया है शब्द। इसके अलावा हस्बैंड की जगह को पार्टनर अथवा साथी से बदल दिया गया है। इससे जो परिभाषा काफ़ी लचीली हो जाती है। बेसिक रीज़न की अगर बात किया जाए तो जो परित्याग जब बच्चों का कर दिया जाता है उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो गार्जियन होते हैं उनको, गार्जियन में एकल महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि आत्मसमर्पण पर कोई कानून भी है भारत में। बच्चों को जो सरेंडर करने की कोई रिलेवेंट अथॉरिटी इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। इसमें जो आशा वर्कर होती हैं, दाई होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि कस्बे गाँव के स्तर की अगर हम बात करें तो इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। तो अगर ऐसी कोई घटना होने वाली होती है अथवा ऐसा कुछ घटना घटित हो जाती है तो इसकी जानकारी आसानी से इनको मिल सकती है, और रिलेवेंट अथॉरिटी से अगर इनको आगे प्रमोट किया जाए तो ये बेसिकली एक अहम रोल अपना प्रदान कर सकती हैं, जिससे कि जो समाज है उसको और ज़्यादा संवेदनशील, सेंसिटाइज किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, जिससे कि इस तरीके की जो परित्याग की घटना है उसमें कमी आ सके। इसमें हॉस्पिटल के स्टाफ वर्कर को भी इंक्लूड किया जा सकता है। अब आगे चूंकि निर्धारित समय के भीतर जो अबेटमेंट होता है, परित्याग होता है, इसकी घटना को रिपोर्टिंग नहीं करना एक अपराध होता है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ऐसे में आगे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इस कानून का बड़े पैमाने पर लोगों को जानकारी देने की ज़रूरत है, लोगों को और ज़्यादा अधिक संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है, शिक्षित करने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी जो बच्चा है, शिशु है, उसको परित्यक्त होने की जो अवस्था है उसे न गुजरना हो। साथ ही साथ में जो माता पिता, अभिभावक अथवा जो दूसरे पदाधिकारी हैं जिन्हें किसी भी परित्याग की रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य किया गया है, उन्हें जोखिम का सामना न करना पड़े। लास्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे तो यूके इज स्टारिंग इनटू एन इकोनॉमिक एबिस। ब्रिटेन आर्थिक रसातल की ओर देख रहा है। ब्रिटेन में विल पे द प्राइस फॉर प्राइम मिनिस्टर ट्रूस मूव टू टेक ऑन इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द ट्रेजरी एंड इकोनॉमिस्ट। ब्रिटेन को ट्रेजरी और अर्थशास्त्रियों के आर्थिक रूढ़िवाद का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूस के कदम की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्रिटेन में बात हो रही जिस तरीके से ब्रिटेन अभी आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रहा है, स्टर्लिंग पाउंड ऐतिहासिक तौर पर निम्नतम स्तर पर जा पहुंचा है। आने वाले समय में इसको और ज़्यादा गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा प्रधानमंत्री लिज ट्रूस सत्ता में आई हैं, उन्होंने कई ऑर्थोडॉक्स जो इकोनॉमिस्ट मूव होते हैं उसका प्रयास किया है। एक जुआ जिसको कहा जा सकता है उन्होंने खेला है। बेसिकली जो इकोनॉमिक की एक थ्योरी होती है फिल्ट्रेशन थ्योरी, जहाँ पर यह माना जाता है कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि यदि जो समाज के जो ऊपरी तबके के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, हायर इनकम ग्रुप होते हैं, यदि उनको कर में छूट मिलेगी तो बेसिकली उस पैसे का निवेश वो और ज़्यादा जो इंडस्ट्री है उसको लगाने के लिए करेंगे, और बेसिकली उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो समाज है वृहद रूप में लॉन्ग टर्म में समाज को फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा जॉब का जनरेशन होगा, और छन छन के जो टैक्स में
इनको छूट मिलेगी वो छन छन के उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा, जॉब के रूप में, अर्निंग के रूप में। बट व्यवहारिक तौर पे आज के समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आज ऐसा देखने को मिल रहा है ब्रिटेन में, जिस तरीके से इनको इंडस्ट्रियलिस्ट को छूट भी दी गई, बावजूद उसके जो पैसे हैं उसको वापस इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं किया गया। सेफ हेवन में उन पैसों को लगा दिया गया, पैसों को अपने पर्सनल यूज में लगा दिया गया, और जिसका नुकसान ब्रिटेन को और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो दूसरे जो प्राइम मिनिस्ट्रियल जो रेस में दूसरे खिलाड़ी थे, ऋषि सुनाक जी, उन्होंने इस बात का खंडन भी किया था, और आज के दौर में उनकी बातों को कई आर्टिकल में बताया भी जा रहा है कि इस सब का खंडन जो ऋषि सुनाक ने किया था कि जिस तरीके से लगातार टैक्स कट हो रहा है इंग्लैंड में, आने वाले समय में इंग्लैंड को उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, और इवन आईएमएफ के सामने भी ब्रिटेन को जाना हो सकता है। ऐसी भी भविष्यवाणी ऋषि सुनाक ने की थी। आगे आर्टिकल की हम बात करते हैं। आर्टिकल की शुरुआत होती है, अभी ब्रिटिश काउंसलर ऑफ एक्सचेकर ख्वासी क्वार्टेंग, जो कि मिनी बजट लेकर आते हैं, और उसमें जब वो भाषण देते हैं तो उसमें ऊर्जा संकट के लिए घोषणा, जो उसके लिए मदद होती है उसके लिए घोषणा करने की बात होती है, और साथ साथ में उच्च जो आर्थिक विकास है उसमें उस आर्थिक विकास प्रदान करने के लिए योजना की बात करते हैं। आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है जिस तरीके से लगातार पाउंड में गिरावट हो रही है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इंग्लैंड में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल जो आम नागरिक है उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन का उसको बुरी तरीके से सामना करना पड़ रहा है। अब ये भी बात चल रही है कि जो यूके है वहाँ पर वित्तीय संकट के अस्थायी भय के बादल मंडराने लग गए हैं। मिस्टर क्वार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली कुछ कटौती की इन्होंने घोषणा की थी, जो कि बेसिकली जो हायर इनकम ग्रुप हैं उनके फेवर को जाती है, जो कि बूस्ट करेगा कि जिस तरीके से ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमी की बात चल रही थी कि वो फिल्ट्रेशन थ्योरी के तरीके से अगर उनको छूट मिलेगा तो पूरे समाज को उसका लाभ मिलेगा। किंतु अब जब ऐसी मिनी बजट आता है तो अंतोगत्वा वहाँ पर जो टॉप रेट इनकम टैक्स है उसको एबॉलिश करने की बात आ जाती है। इसके अलावा जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसमें भी जो ऑलरेडी जो वृद्धि की गई थी उसमें भी पलटने की बात कर दी जाती है। किंतु जो भी ये वादे करते हैं उस वादे की पूर्ति के लिए जो पैसा वो कहाँ से आएगा उसको ये नहीं बता पाते हैं। ये समझाने में विफल रहते हैं मिस्टर क्वार्टिंग साहब कि जिस तरीके से वो वादा तो कर देते हैं कि अभी सर्दियों में जो इंग्लैंड को गर्म रखने के लिए जो अभी ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, और जो यूके माफ़ कीजिएगा जो यूक्रेन और रशिया विवाद से लगातार एनर्जी प्राइसिंग काफ़ी बढ़ रही है, अब वो फ्यूल बिल की जो बात करते हैं उसको तो ये लाने की घोषणा करते हैं जिसमें कि लगभग 60 बिलियन पाउंड लगेगा, किंतु ये किधर से फंड होगा उसको ये बताने में असफल रहते हैं। इसके अलावा जो टैक्स कट की ये बात तो कर देते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी ला देंगे, इनकम टैक्स में कमी कर देंगे, किंतु इससे जो 45 बिलियन का एक गैप होगा ट्रेजरी में वो किधर से पूरा होगा इसको भी ये बताने में विफल रहते हैं। और मार्केट इस बात से बिल्कुल डरा हुआ दिखने लग जाता है। लगातार और ज़्यादा मार्केट में पिटाई होती है स्टर्लिंग की। इसके अलावा जो यूके की जो बोरोइंग है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में जो यूके की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक जो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है वो भी शैटर्ड हो रही है। अब आगे ये बात हो रही है कि जब इस तरीके की बातें होती है तो आईएमएफ को इंटरवीन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी रेयर है कि किसी जो G7 कंट्री है जिसमें यूके आता है उसके कभी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी है आईएमएफ वहाँ पर जनरली कभी भी इंटरवेन नहीं करता, बट इस बार जो यूके है वहाँ पर इंटरवेन कर जाता है और एक स्टेटमेंट भी जारी करता है आईएमएफ जो चांसलर का मिनी बजट होता है, और इस बात पर भी जोर देता है कि जो भी टैक्स मेजर यूके में अपनाए जा रहे हैं उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। आगे लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो ये इंग्लैंड के लिए नुकसान भरा कदम साबित हो सकता है, ऐसा आईएमएफ का कहना है।
इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, जो कि वहाँ का सेंटर बैंक है, जिस तरीके से हमारा आरबीआई है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी अगले दिन हस्तक्षेप करना पड़ जाता है और बेसिकली वो एक वार्निंग भी इशू करता है। जो वित्तीय स्थिरता इंग्लैंड की है, यूके की, उसको चेतावनी देते हुए, और साथ साथ में अपना जो ऋण होता है उसको कम करने के लिए जो बॉन्ड बाजार की बात करते हैं, बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं, तो बेसिकली उसको बॉन्ड मार्केट स्टेबल बना रहे, उसके लिए 65 बिलियन पाउंड का गिल्ड या ट्रेजरी बॉन्ड को वापस खरीदने की बात बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा करी जाती है। अब दुनिया भर की अगर बात करें तो जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है वहां पर लगभग 5% उसका बिल्डअप स्टर्लिंग और जो वहाँ पे जो गिल्ड होते हैं उनके द्वारा मिलाकर किया जाता है। ऑलरेडी जब पाउंड की कीमत में लगातार गिरावट हो रहा है, तो ऐसे में जो गिल्ट होता है वो भी एक बैड इन्वेस्टमेंट साउंड हो सकता है। तो दुनिया भर में जो होल्डिंग है उसको कम की जा सकती है पाउंड स्टर्लिंग और गिल्ट के रूप में। भारत भी ऐसा कर सकता है। अब आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है जिस तरीके से एक वैचारिक, एक छोटी सी विचारधारा खतरनाक चीज हो सकती है, वो लिस्ट्रुस के बारे में भी आर्टिकल में ऐसा ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी की इन्होंने बात कही थी, आर्थिक रूढ़िवादी की बात कही थी कि, और जिसका वादा करके एक इकोनॉमिक ओवरहॉल इनके द्वारा कर दिया जाएगा और ऐसा करके सत्ता में आती हैं, किंतु इनका दांव आज के समय पर विफल होता हुआ साबित हो रहा है। और ऐसे में जो यूके है वो एक आर्थिक रसातल में धंसता जा रहा है, जहां पर जो डोमेस्टिक बोरोइंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और जिससे जो हाउस होल्ड और कॉरपोरेट डेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और बजट जो आता है, मिनी बजट, उसके कुछ ही दिन के भीतर कई सारे जो मॉर्टगेज होते हैं उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, और जो ऑलरेडी जो कई रेट पे लोन जो वहाँ के जो आम लोग हैं उसको लोन लिए रहते हैं, उनका जो मंथली पेमेंट है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो उसमें लगातार वृद्धि होने की भी संभावना है। ऐसे में भी कुछ समय पहले जब रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है तो उसमें गर्मियों में यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि जब सर्दियाँ आएंगी तो इंग्लैंड को गर्म करने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी वो उसकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा जब इजाफा हो जाएगा, तब आशंका ये जताई जा रही थी कि जो आम आदमी है क्या उसको अफोर्ड कर पाएगा। किंतु आज के समय में ये सवाल उठ रहा है कि जब सर्दियां वापस चली जाएंगी तो जो आम आदमी है क्या उनका जो घर है उसको बचा पाने में वो कामयाब हो पाएंगे अथवा नहीं। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।